डिस्कसिंग टुडे। और आपको लिखना भी कुछ भी नहीं है, जबकि मैंने ये बनाई है बेटे, हैंड रिटन स्लाइड्स भी प्रिपेयर किए हैं। और मैं क्या बताऊं आपको, मैंने आपके लिए बेटे पीपीटीज भी बनाई है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लेकर। अभी ये भी नहीं लिखना, वो भी नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना बेटे, कुछ लिखना ही नहीं है ना। मैं कहता रहा हूं आपको, कुछ लिखना ही नहीं है, आपको कुछ नहीं लिखना सर। आप बस ईमानदारी से मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। वैसे मैंने बड़ा मसाला तैयार किया है बेटे आज के इस लेक्चर नंबर 18 के लिए, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और बड़ा प्यारा सा एक क्वेश्चन भी कराऊंगा। और आप पहले लॉजिक समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो चलिए जल्दी से रजिस्टर ओपन कर लीजिए, मैं आप ही का वेट कर रहा हूँ। आप सब रजिस्टर ओपन करें और मेरी कहानी को ध्यान से सुने। मेरी कहानी मुंह जबानी बेटे, मैं आपको आज मन की बात बताऊंगा, मन की और रियलिटी में जो होता है उसकी बातें रखूंगा। आप ये बताइए, मैं डायरेक्टली मुद्दे पे आ रहा हूं बेटा। आप ये बताइए, वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ कोका कोला, अ लिस्टेड यूएसए कंपनी, यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए कंपनी। वी हैव सीन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमने उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को 10 बार देखा। मैंने उसमें बताया कि ये लॉन्ग टर्म डेट है, इसमें प्रेफर्ड स्टॉक है, इक्विटी स्टॉक है। मैं अज्यूम करता हूं कि यहां पर कोका कोला की बुक्स में कॉमन स्टॉक इज 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ फेस वैल्यूज $10, तो यहां पर आ गया जी $10,000। तो let this line be a total capital line, $10,000। मैं यहां लिख रहा हूं प्रेफर्ड स्टॉक, let preferred stock be 500 shares at the rate of $100। तो मैंने यहां पे लिख दिया जी $50,000। और लास्ट में लिखा मैंने डेट मीन्स बॉन्ड्स। बॉन्ड्स, लेट द बॉन्ड रेट बी, मैं यहां पे लिख रहा हूं बॉन्ड का रेट 8% है, एंड लेट द प्रेफरेंस डिविडेंड रेट बी 9%। बॉन्ड्स आर 80 bonds at the rate of, या 800 bonds at the rate of 1000 per bond। तो ये आ गया 880 कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो हाइपोथेटिकल हो जाएगा। 80,000 लो सर आराम से। और ये टोटल कैपिटल आ गया $1,40,000। एक बच्चे ने अभी तक रजिस्टर ही नहीं खोला। मैंने यहां पर कोका कोला का एक केस स्टडी भी ले लिया। आई हैव जस्ट गिवन यू अ format, extract of a balance sheet, extract of a financial position of Coca-Cola, a listed USA New York company। That company, उस कंपनी ने एक भले ज़माने में, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, अज्यूम करते हैं जब वो कंपनी स्टार्ट हुई थी, तो उन्होंने क्या किया था, कॉमन स्टॉक 1000 शेयर्स कॉमन स्टॉक इशू किए थे 10 रुपए के हिसाब से। तो बेटे अगर हम 1000 शेयर्स इशू करें 10 रुपीज़ के बेसिस पे, तो 10,000 आ जाएगा, $10,000। सिमिलरली उस भले ज़माने में 9%, इट मीन्स दैट प्रेफर्ड स्टॉक हैज़ अ डिविडेंड रेट ऑफ 9%। मैं जनरली 9 डिविडेंड रेट प्रेफर्ड स्टॉक के आगे लिख सकते हैं, तो बिकॉज दैट डिविडेंड रेट इज फिक्स्ड, तो 9% के प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे उस भले ज़माने में। वो गुजरा हुआ ज़माना याद आ रहा है मुझको, आज से 10 साल 15 साल पहले। उस समय डिविडेंड रहा होगा 9%, 500 शेयर्स इशू किए $100 के हिसाब से, $100 पर शेयर के बेसिस पे। एंड देन एट दैट भले जमाने में, दैट इज इन द पास्ट ईयर, दैट इज इन द लास्ट 10 years बैक, दे हैव इशूड 8% बॉन्ड्स, एंड दैट 8% बॉन्ड्स, they have issued 80 bonds at the rate of 1000 per dollar as a face value,
दैट कम्स टू 80,000. टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड जो था $1,40,000. बेटे उनको उतने पैसे चाहिए थे, काम चल रहा था, उन्होंने स्टार्ट कर दिया. धीरे धीरे समय बीता, उनकी ऑपरेशंस इंक्रीज हो गई. दे हैव इंक्रीज ऑपरेशन इन डिफरेंट कंट्रीज, दे हैव प्रिपेयर्ड डिफरेंट सब्सिडरीज. नाउ दे हैव सो मेनी सब्सिडरीज इन डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट कंट्रीज. क्योंकि इनका ऑपरेशन बढ़ रहा था तो अब इनको लगता है कि कुछ और ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट है. दे नीड अ न्यू कैपिटल फॉर द न्यू प्रोजेक्ट. मैंने दो वर्ड यूज किए, आपने ध्यान से सुने भी नहीं. मैंने कहा दे नीड न्यू कैपिटल फॉर द न्यू प्रोजेक्ट. नई कैपिटल नए प्रोजेक्ट के लिए इनको चाहिए. किसको चाहिए? कोका कोला को. कब चाहिए? 2023 में, 2024 में. आज से 15-20 साल पहले उन्होंने यही वाली कैपिटल इशू की थी. उस भले ज़माने में बॉन्ड्स का रेट 8% दिया था उन्होंने, और 9% प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड था. और इक्विटी शेयर्स में तो बेटे कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता ही नहीं. तो मैं भूपेश आनंद आपसे एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो ऑलरेडी कंपनी ने इशू किया हुआ है, एंड दिस इज ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट. This is existing equity share capital, existing preferred stock, existing common stock, existing bonds, and this is existing capital employed. सब कुछ तो existing है. उस समय जब इन्होंने इशू किया था तो ये एग्जिस्टिंग कैपिटल था, और उस समय जो मार्केट के रेट्स रहे होंगे, दे हैव इशूड 9% एंड 8% एज अ इंटरेस्ट रेट एंड एज अ फिक्स रेट. बट आफ्टर in today's current scenario, that is after 20 years, after 15 to 20 years, they want some more funds. They require more funds. उनको पैसे अब और चाहिए. बेटे पहले जो पैसों की रिक्वायरमेंट थी उनके पास थी $1,40,000. अज्यूम कर रहे हैं बेटा, आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट दिस is existing capital employed. But because of the demand of the time, they want some more funds. So they want $1 lakh more as a new capital, because they want to start with a new project. बेटे पुरानी कैपिटल थी, पुराना काम था, चल ही रहा है. अब नई कैपिटल चाहिए नए प्रोजेक्ट को करने के लिए. अज्यूम कर रहे हैं कि $1 लाख है. बेटे मैंने आई हैव जस्ट टेकन फिड्यूशरी फिगर्स, हाइपोथेटिकल फिगर्स, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू द कंसेप्ट. तो हम फिगर्स में नहीं जा रहे, जान के मैंने बड़ी फिगर्स नहीं ली. मैं आपको लॉजिक कंसेप्ट बताना चाहता हूं. मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं. आई वॉन्ट टू जस्ट आस्क यू अ क्वेश्चन. ये जो $1 लाख ये इनको रेज करने हैं बेटा. दे हैव टू रेज दिस $1 लाख. दे हैव टू रेज दिस $1 लाख. और अज्यूम कर रहे हैं, ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि इनका रेशो, जैसे ये रेशो है बेटे 10,000, 50,000, 80,000. सो 10:50:80 और 1:5:8. ये रेशो भी ये सेम मेंटेन करेंगे, ऐसा मान रहे हैं. 1:5:8. इट कैन बी डिफरेंट ऑल्सो. मैं तो जस्ट आपको समझाने के लिए कहना चाह रहा हूं कि ये जो नया कैपिटल ये रेज कर रहे हैं फॉर द न्यू प्रोजेक्ट, दे वांट $1 लाख. क्या लगता है बेटे, इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट आज से भले ज़माने में दे हैव इशूड एट 9%. आज अगर ये इशू करें नया प्रेफरेंशियल कैपिटल, वेदर रेट विल बी मोर देन 9%, और वेदर रेट विल बी इक्वल टू 9%, और वेदर द रेट विल बी लेस देन 9%. मैं आपसे बस पूछ रहा हूं कि प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट आज आफ्टर 20 years, आफ्टर लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, Coca-Cola again wants some more funds. So they are issuing equity shares, they are issuing preferred stock, they are issuing bonds, new preferred stock and new equity shares. So my question to you is, whether in today's parlance that rate of dividend will be 9%, less than 9%, or more than 9%.
एक बच्चा कहता सर कैसी बातें पूछ रहे हो, पॉकेट मनी जो पहले ज़माने में थी 9% जो डिविडेंड का रेट था वो तो उस ईयर से रिलेटेड था। आज डिमांड बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं, मार्केट फोर्सेस चेंज हो गए हैं, सो द रेट ऑफ डिविडेंड विल नॉट बी 9%. Why it will be 9%? It will be more than that. It is but natural that it will be more than that. So the point is, what will be the rate of dividend for preference shares? आज Coca-Cola, if wants to issue preferred stock, I will say the new preferred stock, in that case the rate of dividend will not be 9%, because 9% तो यहां पर था, पुराने जमाने में था, अब तो नया जमाना आ गया. It means let the rate be 10% or let the rate be 12%, as the case may be. It means it will be more than 9%. तो बेटा ये जो नया कॉस्ट आप पे कर रहे हैं फॉर रेजिंग अ न्यू डॉलर, फॉर रेजिंग न्यू फंड्स, दैट न्यू कॉस्ट फॉर एडिशनल अमाउंट ऑफ फंड्स, जो पैसे आप इनकर करेंगे एज अ कोका कोला विच यू हैव टू पे टुडे 2022 2023 बिकॉज यू आर रेजिंग मोर फंड्स. तो आज बिकॉज सब कुछ ही बदल गया है, सो दैट रेट ऑफ डिविडेंड विच यू विल बी पेइंग टुडे, दैट इज नॉट एस्टिमेटेड और दैट इज नॉट ओल्ड कॉस्ट, दैट इज न्यू कॉस्ट, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट. बेटे हम उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे. मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? मैं उसको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक बोलूंगा. इसी तरह से आप मुझे बताइए कि एक भले ज़माने में जब उन्होंने इशू किए थे बॉन्ड्स तो 8% के इशू हुए थे. आज भी इनको जब नए बॉन्ड्स इशू करने पड़ेंगे, व्हेन दे वांट टू इशू न्यू बॉन्ड्स, कैन यू टेल मी whether the rate will be 8% or less than 8% or more than 8%? It is again the same but obvious that the rate of dividend, the rate of interest in case of bonds will be more than 8%. बेटे धीरे धीरे जीडीपी बढ़ रहा है, धीरे धीरे इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहे हैं, सो इट विल, आई विल से इट विल बी मोर देन 8%. जो गेटिंग अ पॉइंट? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं कहता हूं लेट इट बी 9% और लेट इट बी 9.5%. सो दिस रेट of interest which will be there on new bonds, that is named as marginal cost for new bonds. मोटी सी बात है जी. मार्जिनल का मतलब है कि जो नया डॉलर आप रेज करने जा रहे हैं मार्केट से, उसको आपको जो उसकी पेमेंट अब करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट सिनेरियो चेंज हो गया है, तो नए फंड्स के लिए नई कॉस्ट जो आप इनकर करेंगे. कितना सिंपल सी बात बोली. न्यू फंड्स, फॉर रेजिंग न्यू फंड्स यू हैव टू पे न्यू कॉस्ट एंड दैट न्यू कॉस्ट इज नेम्ड एज मार्जिनल कॉस्ट. अब बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि खाली एक कंपोनेंट की कॉस्ट से कुछ नहीं होने वाला, हमें एवरेज देखना है. मैंने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का एग्जाम्पल दिया था. सिमिलरली हियर I will find out average. जैसे हम यहाँ पुरानी कॉस्ट में एवरेज निकालते हैं, इसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ऑन द सेम पैटर्न हम यहाँ पर भी कहेंगे दिस इज मार्जिनल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो $1,00,000 के ऊपर, because I want to raise $1,00,000 and I will be raising $1,00,000 by issuing bonds, by issuing preferred stock. It means new bonds, new preferred stock and new equity shares, new common stock. तो जो मैं इन नए फंड्स के लिए जो पैसे मैं पे करूंगा नई कॉस्ट के लिए, उसका जब मैं एवरेज कैलकुलेट करूंगा, सो दैट एवरेज इज नेम्ड एज मार्जिनल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. एक बच्चा कहता सर कोई एग्जांपल देके बताएं. बेटे एक जमाना था, भला जमाना था, एक लकड़ी काटने वाला था, बड़ा गरीब सा था, किसी गांव में रहता था, अमेरिका के किसी नॉर्थ अमेरिका के किसी गांव में. इंडिया से बिलोंग करते थे, वहां चले गए, बस गए,
बिकॉज वो इतना गरीब था कि उसकी वाइफ ने क्या किया, कुछ व्रत रखे लक्ष्मी जी के। बेटे हमारी इंडिया में एक गॉडेस है लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी के व्रत रखे, फास्ट रखे, किसने? लकड़ी काटने वाले की वाइफ ने। अब बेटे उसका एक सेट होता है कि आपको कम से कम इतने सेट इतना डेज का आपको फास्ट रखना है। तो दैट लेडी हैज केप्ट द फास्ट फॉर दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज, और लास्ट डे उसको द एंडिंग सेरेमनी थी। तो एंडिंग सेरेमनी में लकड़ी काटने वाले का और लकड़ी काटने वाले की वाइफ दोनों मिलकर लक्ष्मी जी के सामने पूजा करेंगे, बिकॉज लास्ट में एंड करना है। तो उस दिन लकड़ी काटने वाले की वाइफ ने मॉर्निंग में कहा कि सुनो जी थोड़ा जल्दी आ जाना आज जंगल से, बिकॉज आज हमें पूरा कंप्लीट करना है प्रोसेशन। तो बेटे वो जल्दी में आ रहा था, उसके पास एक ही लकड़ी की कुल्हाड़ी थी। जल्दबाजी में एक तालाब में वो बेटे कुल्हाड़ी गिर गई। किसकी गिर गई? वही लकड़ी काटने वाले की। रोने लग गया। पहले जमाने में लोग बड़े शरीफ होते थे, बड़े सिंसियर होते थे, बड़े ईमानदार होते थे, भोले होते थे। तो बेटे मैं आज से 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिशनल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, एग्जिस्टिंग कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो ऑलरेडी आपने एक जमाने में इशू कर दिया है, एंड देयर इज नो न्यू फ्लोटेशन कॉस्ट। बट अगर आज आप न्यू फंड्स रेज करते हैं तो यू हैव टू इनकर न्यू फ्लोटेशन कॉस्ट। तो उसमें आ रहे हैं, लकड़ी काटने वाला रोता जा रहा है, रो रहा है, तेज आवाजों से रो रहा है। एक ही लकड़ी थी काटने की, कुल्हाड़ी थी। अब कैसे कल काटेगा लकड़ियां? ये सोच के रो रहा है, और तालाब के पास बैठा हुआ है। बेटे उस तालाब में जलपरी रहती थी। जब उसने सुना कि लकड़ी काटने वाला इतनी तेज रो रहा है, तो वो जल से बाहर आई और पूछने लगी, क्यों रोते हो, क्या बात है? तो लकड़ी काटने वाले ने बता दिया कि मेरे पास एक ही लकड़ी की कुल्हाड़ी थी, वो पानी में गिर गई, और आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना था, मेरी लापरवाही से पानी में चली गई। जलपरी कहती है, ठीक है तुम रोते क्यों हो, मैं जाती हूं ना पानी के अंदर, तुम्हारी कुल्हाड़ी लाकर तुम्हें दे देती हूं। तो जलपरी पानी के अंदर गई। उस भले ज़माने में, ट्रेडिशनल ज़माने में, हिस्टोरिकल ज़माने में, गुजरे हुए ज़माने में, तो एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आ गई। कहने लगी, क्या ये है तुम्हारी? लकड़ी काटने वाला शरीफ था। बेटे पहले ज़माने में आप जैसे लोग चालाक नहीं होते थे, भोले होते थे। उसने कहा ये मेरी नहीं है। दोबारा गई, चांदी की कुल्हाड़ी ले आई। क्या ये है तुम्हारी? वो कहता नहीं ये भी नहीं है मेरी। फिर तीसरी बार गई, वो जलपरी पानी के अंदर उसी की लकड़ी वाली कुल्हाड़ी ले आई। क्या ये है तुम्हारी? वो कहता यही है मेरी। तो जलपरी उसकी ईमानदारी पे, सिंसियरिटी पे खुश हो गई, और जलपरी ने तीनों कुल्हाड़ियां उसको गिफ्ट में दे दी। मतलब सोने की भी दे दी और चांदी की भी दे दी। वो बेचारा खुश हुआ और घर आया अपनी वाइफ के साथ। उसने वो एंड प्रोसेशन किया पूरे सारे व्रत का। धीरे धीरे उनके घर में पुत्र हुआ, सन, पुत्र रत्न आया। बेटे वो बेटा बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, पुत्र वधू घर में आ गई। क्योंकि गांव था, नॉर्थ अमेरिका के किसी गांव में रहते थे, और इंडियन संस्कार थे, इंडियन कल्चर था। तो पुत्र वधू घूंघट करती थी, और वहां कुएं से पानी भरने जा रही थी, क्योंकि घूंघट किया हुआ था तो कुएं में गिर गई। अब उस लकड़ी काटने वाले के बेटा, जो नया जमाना है, आज का जमाना है, मार्जिनल का जमाना है, उस कुएं के पास खड़ा होकर रोने लग गया, मर गया, मेरी बीवी गिर गई। इतना रोया कि दोबारा से वही जलपरी जो 20 साल पहले आई थी, दोबारा से पानी से बाहर आई और पूछने लगी, क्यों रोते हो? उसने बता दिया, ऐसे 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 ऐसे। बेटे वो जलपरी अंदर गई और नीचे जलपरी पानी में गई, और किसको लेकर आ गई? कैटरीना कैफ। उसने कहा, क्या ये है तुम्हारी बीवी? उस लकड़ी काटने वाले के बेटे ने कहा, हाँ यही है मेरी बीवी कैटरीना, यही है। लेकिन जलपरी को पता था कि ये इसकी बीवी नहीं है, और उसने जलपरी ने उस बेटे से ये बात की कि आज से 20 साल पहले तुम्हारे पिताजी कितने शरीफ थे, ट्रेडिशनल थे, हिस्टोरिकल थे, एग्जिस्टिंग कॉस्ट, उन्होंने सच्चाई बताई, तुमने झूठ क्यों बोला?
तो लकड़ी काटने वाले के बेटे ने ये कहा कि जल परी जी, अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो आप दोबारा नीचे जाते और दूसरी बार आलिया भट्ट को बाहर ले आते और फिर तीसरी बार मेरी बीवी को ले आते और तीनों मुझे दे देते। एक तो संभाली नहीं जाती, आप तीनों दे देते। तो जल परी ने कहा, नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एग्जिस्टिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट एंड द न्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट। व्हेन आई से न्यू, आई मीन मार्जिनल वेटेड एवरेज कॉस्ट। तो मैं आज से आपको जो बात बताने वाला हूं, नए जमाने की नई कॉस्ट, आज के दौर की। इफ यू वांट टू इशू फंड्स टुडे, देन हाउ मच विल बी द कॉस्ट फॉर दैट? दैट समथिंग, दैट न्यू कॉस्ट, दैट एडिशन इन कॉस्ट for more funds is named as marginal cost of capital. उम्मीद है आपको बात थोड़ी सी समझ आ चुकी होगी। बेटे थोड़ा सा अगर हम लिख लेंगे तो इतना समझ आएगा कि मैं क्या बताऊं। ये एग्जाम्पल जो मैंने दिया बड़ा अच्छा लगेगा आपको अगर आपने थोड़ा सा लिख लिया। तो आइए जी, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखेंगे, आज स्लाइड से लिख लेंगे बेटा। इज द कॉस्ट ऑफ एडिशनल फंड्स made available for making fresh investments in order to compute marginal cost of capital। अच्छा, पहले यहां तक देख लेते हैं। भाई मुझे एक चीज बताइए ना, कोका कोला ने जो पुराने जमाने में पैसे इशू किए थे उसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट मान लेते हैं 12% आ रही है। वैक, WACC, let it be 12% for that existing capital। आज मुझे नया प्रोजेक्ट करना है तो मुझे वो 12% का कोई इररेलेवेंस लगता है? वो 12% थोड़ी मेरे काम का। भाई आज मुझे नए फंड्स इशू करने हैं तो आज की कॉस्ट चाहिए। आई एम इंटरेस्टेड, आई विल बी कंपेयरिंग ROI ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट विद marginal weighted average cost of capital, not with weighted average cost of capital। मैं वैक से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं एग्जिस्टिंग कॉस्ट से कंपेयर नहीं करूंगा। आई विल कंपेयर विद मार्जिनल कॉस्ट। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो मैं भूपेश आनंद आज आपको यही बात कहने जा रहा हूं। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द कॉस्ट ऑफ एडिशनल फंड्स मेड अवेलेबल फॉर मेकिंग फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स इन ऑर्डर टू फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स। अब यहां से एक नया कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है। मान लेते हैं ये ए का फर्स्ट पॉइंट है और ये ए का सेकंड पॉइंट है। इन ऑर्डर टू कंप्यूट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द एग्जिस्टिंग फंड्स, वो कहता है जो पहले उस कोका कोला ने इशू किए थे, विच आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, विल बी इग्नोर्ड। बड़ी सिंपल सी बात है जी, लिख लीजिए। ए का 1, ए का सेकंड लिख लिया। अ कंपनी में रेज एडिशनल फंड्स रिक्वायर्ड इन अ फिक्स्ड डेट इक्विटी रेशियो। बेटे आपको पता ही है कि वेन एवर वी वॉन्ट टू रेज द फंड्स, यू नो, I can have a debt, I should have a debt equity ratio, that how much funds should be raised from bonds, how much funds should be raised from preferred stock, how much bonds should be raised from common stock। मैं कहता हूं पुरानी रेशो थी 5:3:2, 5:3:2, मतलब कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक एंड बॉन्ड्स। अज्यूम करते हैं कि ये अपनी कोका कोला ये अपनी एग्जिस्टिंग रेशो चेंज नहीं करेगी, कभी चेंज नहीं करेगी। मतलब आफ्टर 20 years ऑल्सो इफ दे वॉन्ट टू रेज फंड्स, सो दोज न्यू फंड्स विल बी रेज इन दिस रेशो ओनली 5:3:2। और उसके 50 साल बाद भी कभी उनको रेज करने हैं फंड्स तो इसी रेशो में होंगे 5:3:2। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ठीक है जी। तो यहां पे वही बात लिखी है, द कंपनी में रेज एडिशनल फंड्स रिक्वायर्ड इन अ फिक्स्ड डेट रेशो, इफ द फंड्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन लम सम दे मे अरेंज सोलली दिस। ठीक है, ये तो इतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इस पॉइंट की। यहां पर आ जाइए। अभी तक आपको ये समझ आ चुका है दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिजिनल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग कॉस्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, व्हाट आई मीन बाय न्यू कॉस्ट, व्हाट आई मीन बाय न्यू प्रोजेक्ट, व्हाट आई मीन बाय इट्स वेटेड एवरेज। ये सब कुछ आपको समझ आ गया। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? बिकॉज यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ कोका कोला। आपने CMA USA रिसेंटली पास किया, आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट जैसे वर्क कर रहे हैं और भूपेश आनंद के लेक्चर्स लिए हैं। आप बताइए, आप वेटेड
आप मार्जिनल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? इतना सिंपल है कि मैं बता नहीं सकता बेटे। अगर आप स्टेप्स लिखने जाओ तो घबरा जाओगे। 3 स्टेप्स, 4 स्टेप्स, वाइले कहते हैं 5 स्टेप्स, हॉक कहता है स्टेप्स ही नहीं, उसने बड़े बड़े पैराग्राफ दे दिए। लेकिन भूपेश आनंद कहता है लॉजिक है इसके पीछे, आप ध्यान से सुनना जरा मैं जो कहने जा रहा हूं। सबसे पहली बात आपने क्या करना है, डिटरमाइन एज टू हाउ मच फंड्स टू बी रेज्ड, मतलब डेट, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब आपको सबसे पहली बात वेट्स कैलकुलेट करने हैं, वेट्स टू बी कैलकुलेटेड। मैंने जैसे यहां पर अज्यूम किया कि वेट्स जो हैं वो एग्जिस्टिंग वाली कोका कोला कर रही है, लेट इट बी 5:3:2, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो पहला स्टेप है कैलकुलेट द वेट्स ऑफ न्यू कैपिटल टू बी रेज्ड। सेकेंड, डिटरमाइन द स्पेसिफिक कॉस्ट, इसका मतलब कॉम्पोनेंट कॉस्ट ऑफ ईच मार्जिनल सोर्स। मतलब आप डिबेंचर्स, इफ यू आर इशूइंग न्यू बॉन्ड्स तो न्यू बॉन्ड्स की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, वो मैंने निकालनी सिखाई हुई है। टैक्स सेविंग लेते हैं वो, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड यू विल कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ न्यू प्रेफर्ड स्टॉक, यू विल कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ न्यू कॉमन स्टॉक। सब कुछ निकालेंगे, नए के हिसाब से निकालेंगे, नई मार्केट वैल्यू के बेसिस पे निकालेंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट को मायने में रखते हुए निकालेंगे, क्योंकि आप नया इशू कर रहे हैं बेटे। यहां तक तो पहले भी करते थे। अगर आप वैक को देखें, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फर्स्ट यू कैलकुलेट वेट्स, देन यू कैलकुलेट कॉस्ट, फिर उसके बाद WX/σw करते थे। तो यहां पर भी वही करना है, एक न एक छोटा सा स्टेप है यहां पर नया। तो पहला आपने वेट्स कैलकुलेट कर लिया, फिर आपने इंडिविजुअल कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया, फिर उसके बाद बेटे यहां पर ना ब्रेकिंग पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। ये बात मुझे समझानी है दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट्स। तो स्टेप नंबर 3 लिख लें, कैलकुलेट ब्रेकिंग पॉइंट्स, दैट इज द अमाउंट ऑफ टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर एट विच पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक सोर्स एग्जॉस्ट। लिख लें बेटे, मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, रटना नहीं है, आप पहले लिख लो। डिटरमाइन ब्रेकिंग पॉइंट्स, यही एक नया पॉइंट है, यही मुझे समझाना है कि ब्रेकिंग पॉइंट्स क्या होते हैं। बेटे ब्रेकिंग पॉइंट्स ना एक रेंज होती है। जैसे आपको मैं कहता हूं कि आप अगर 0 से 50 लाख फंड्स रेज करते हैं तो आपको ये कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। इफ सपोजिंगली यू वांट टू रेज फंड फ्रॉम बैंक ऑफ अमेरिका, तो आप कहते हैं जी बैंक ऑफ अमेरिका आपको एक प्लान देता है दैट इफ यू रेज 0 to $50 million, देन दिस विल बी 10% will be the cost of capital, and if you raise from 51 to 100 lakh or $1 million, then the cost will be 12%. इसका मतलब जैसे जैसे आप फंड को नेक्स्ट क्लास इंटरवल में लेके जाएंगे, जैसे जैसे आप फंड्स को नेक्स्ट रेंज में लेकर जाएंगे, योर कॉस्ट विल इंक्रीज। इसको बोलते हैं स्टेप wise cost. It means the cost will remain same for that particular level, for that particular class interval. इसका मतलब zero funds from $0 to $50 million if you raise total, I am talking of total, क्योंकि बैंकों को क्या लेना है कि आपने उसमें रेशो क्या ले रहे हैं, 0 to 50 your cost will be 10%, 51 to 100 your cost will be 12%. Likewise there will be different class intervals given to you. तो बेटे आपको ब्रेकिंग पॉइंट्स निकालने हैं, अभी बताता हूँ ब्रेकिंग पॉइंट्स क्या है, टेंशन मत लो। पहले बताओ, लिख लिया। स्टेप नंबर 4, डिटरमाइन मार्जिनल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट ईच ब्रेकिंग पॉइंट, और उसके बाद हम ग्राफ बनाते हैं। बेटे ग्राफ बना लीजिए। एक्स एक्सिस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज टोटल कैपिटल फंड्स, और वाई एक्सिस में हम क्या लेंगे, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और मार्जिनल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कुछ भी कह सकते हैं। और बेटे वो एक पर्टिकुलर लेवल के लिए फिक्स्ड रहेगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर उस लेवल रेंज के लिए सेम रहेगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर उसके लिए सेम रहेगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर उसके लिए सेम रहेगी, फिर बढ़ जाएगी। इट मीन्स the new cost will remain same for a particular level. तो हमें ये बताना है कि किस रेंज तक सेम रहेगी, किसके बाद बढ़ जाएगी, मतलब वो कॉस्ट कब ब्रेक हो जाएगी। उस पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको एक लॉजिक बताऊंगा, और उस पॉइंट का नाम है ब्रेकिंग पॉइंट्स। ठीक है जी।
सर एक बात अच्छी तरह से इसको अगर हम एक्सप्लेन कर दें तो बेटे बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं भूपेश आनंद बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा और आपको सारी बातें समझाऊंगा। बड़ी प्यार से मैंने एक एग्जांपल लिया बेटे, क्वेश्चन नंबर 64 हॉक से लिया है, लेकिन अभी आप देख लें। अ कंपनी इज प्लानिंग टू रेज इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डेट in the following proportions, weights 0.5, 0.2 and 0.3। टोटल चेक कर लीजिए 1 है। इसका मतलब इक्विटी से वो 50% रेज करेंगे, प्रेफरेंस से 20% रेज करेंगे, डेट से 30% रेज करेंगे। द कॉस्ट ऑफ 3 सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ यूसेज। इट मीन्स वेन एवर यू आर फॉर डिफरेंट लेवल्स, मतलब ऐसा नहीं कि जितने मर्जी फंड्स आप रेज कर लो, फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ यूसेज इज गिवन बिलो। आराम से बेटे यही कंसेप्ट है, यही समझना, फिर फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। सुनना जरा, इक्विटी वो कहता है जी इक्विटी 0.5 है, इस मीन्स इक्विटी 0.5 का रेशो रहेगा, 0.2 रहेगा, 0.3 रहेगा। अब जरा ध्यान से देखिए 0.5 में वो क्या कह रहा है। इक्विटी अगर 0 to 15 है तो कॉस्ट रहेगी 16%, अगर 15 to 25 है तो कॉस्ट रहेगी 17%, और 25 एंड अबव है तो कॉस्ट रहेगी 18%। बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। एज यू इंक्रीज द टोटल फंड्स रिक्वायरमेंट योर कॉस्ट विल इंक्रीज बिकॉज द रिस्क फैक्टर ऑफ द इन्वेस्टर्स विल इंक्रीज। बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि जब आप 50 लाख मांगोगे और 5 लाख मांगोगे तो 5 लाख का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी हो सकता है, लेकिन 50 लाख का ज़्यादा होगा, क्योंकि जो देने वाला इन्वेस्टर उसका रिस्क फैक्टर 50 लाख में ज़्यादा है। तो जनरली इट इज़ अ स्टेप वाइज कॉस्ट। तो मैंने वही लिखा है कि इक्विटी की स्टेप्स 0 to 15 इतनी रहेगी, 15 to 25 इतनी रहेगी, 25 एंड अबव इतनी रहेगी। ऐसे ही प्रेफरेंस का 0 to 3 अगर आप रेज करते हैं तो 14% रहेगा, 3 एंड अबव 15% रहेगा। इसी तरह से इफ यू रेज फंड्स फॉर बॉन्ड्स, तो मैंने कलर चेंज कर दिया, 0 to 28% रहेगा, 20 एंड अबव 10% रहेगा। बेटे हम कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आप बात समझ रहे हैं? मैं एग्जाम्पल करा रहा हूं, इससे टिन्ने मिन्ने हैं हॉक में, ग्लेम में और वायले में। मैं आपको एक एग्जाम्पल से सारी बातें समझा दूंगा और कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, खाली मेरी बात को ध्यान से सुनना बस। ठीक है जी। अब मेरे को इसमें दोबारा से मैं क्वेश्चन बता रहा हूं क्या है। अ कंपनी इज प्लानिंग टू रेज, क्योंकि दिस कंपनी इज रेजिंग न्यू फंड्स, इट मीन्स द कॉस्ट फॉर दिस न्यू फंड्स दैट विल बी मार्जिनल कॉस्ट, दैट विल बी न्यू कॉस्ट, दैट विल बी मार्जिनल वेटेड एवरेज कॉस्ट। मैं खाली बोलूं वेटेड एवरेज कॉस्ट तो एग्जिस्टिंग की होगी, मैं बोलूं मार्जिनल वेटेड एवरेज कॉस्ट तो वो न्यू की होगी। आप बात समझ रहे हैं ना? तो यहां पे लिखा हुआ है ए कंपनी इज प्लानिंग टू रेज, इसका मतलब ज्यादा पैसे वो रेज करना चाहती है इक्विटी के, प्रेफरेंस के और डेट के। किस रेशो में? 50:20:30। आपको रेशो गिवन होगा आपके लेवल में, और नीचे उसने कॉस्ट भी दे दिया। तो पहला स्टेप क्या था? वेट्स कैलकुलेट करना। दूसरा स्टेप क्या था? कॉस्ट कैलकुलेट करना। वो तो दोनों दे ही दिए। तीसरा स्टेप है ब्रेकिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो नीचे देखिए मैंने आंसर भी लिख दिया है, मगर इसमें मैंने ब्रेकिंग पॉइंट्स कैलकुलेट किए हैं। तो ब्रेकिंग पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे मुझे अब यही बताना है, ध्यान से सुनना। मैं यहां पर एक बात ये कह रहा हूं कि 0 to 15, जस्ट 0 to 15 देखिए, अगर आपने इक्विटी इस क्लास इंटरवल में रेस की तो आपको कॉस्ट पड़ेगी 16%। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, कहीं पे सेल लगी हुई थी और उस सेल में था कि अगर आप इस क्लास इंटरवल तक खरीदते हैं, जैसे 2 टी-शर्ट खरीदेंगे तो 1 टी-शर्ट फ्री में मिलेगी, 2 टी-शर्ट खरीदेंगे तो 1 टी-शर्ट फ्री में मिलेगी। आपको 3 टी-शर्ट्स चाहिए। जैसे मैं आपके सामने ये एक बात और कह दूं, उसके बाद आपको बड़ी जल्दी सारी बातें समझ आ जाएंगी। यहां पे मैं आपके लिए नई शीट बना रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं 0 to
3 टी शर्ट्स अगर आप परचेज करते हैं तो फ्री में 1 टी शर्ट मिलेगी। 3 से 7 लेते हैं तो 2 टी शर्ट फ्री में मिलेंगी। आप मुझे बताइए, या मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, उसमें से ज्यादा समझ आएगा आपको। मैं आपसे एक बात क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे यहां पर था 0 to 15 lakhs, 15 to 25 lakhs, 25 एंड अबव। यहां पर कॉस्ट 10% है, अज्यूम कर रहे हैं, मैं वहां शीट में नहीं जा रहा, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 10 थी, 12 थी और 14%। इसका मतलब आप इस रेंज में अगर रहते हैं इक्विटी की तो आपको इतनी कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो बट नेचुरल है मैं हायर इंटरवल पे जाऊंगा, क्योंकि 0 से 15 तक मुझे 10% ही पे करना है। तो मैं कितना मैक्सिमम यूज करूं इस क्लास इंटरवल का, सो दैट कि मेरी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। आई वॉन्ट टू हैव मिनिमम मार्जिनल वेटेड एवरेज कॉस्ट। तो आप बताइए 0 से 15 में ये लोअर क्लास इंटरवल है, ये हायर है, ये लोअर है, ये हायर है, ये लोअर है, ये हायर है। तो आप हायर को यूज करेंगे या लोअर को यूज करेंगे? बेटे आप ये बताओ। मैं तो हायर को यूज करूंगा, क्योंकि 15 लाख तक या 15 मिलियन तक मुझे कॉस्ट 10% ही देनी पड़ेगी। लेकिन 15 मिलियन तो इक्विटी है, और इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना है? 50%। इसका मतलब अगर इक्विटी 15 लाख है और उसका प्रोपोर्शन 50% है, मैंने क्या बोला? इफ आई रेज फंड्स इक्विटी एज 15 और उसका प्रोपोर्शन 0.5 है, तो बेटे टोटल कैपिटल कितनी होगी? 15 इंटू 1 अपॉन 0.5, मैं कहूंगा टोटल होगी 30 लाख या $30 मिलियन। अगर टोटल कैपिटल 30 मिलियंस होगा तभी तो मैं उसका 50% चेक करूंगा, तो 15 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल आएंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इसका अगर मैं 50% कैलकुलेट करूं, 50, 20, 30, तो 50% ऑफ दिस इज 15, 20% ऑफ दिस इज 6, 30% ऑफ दिस इज 9। It means if I raise total amount of capital as 30 lakhs or 30 millions, then from that 50% will be of equity, 20% will be of preferred stock and 30% will be of bond. अब आपको समझ आ रहा है? मैं अब दोबारा से ऊपर आ गया जी, एक बार और एक पॉइंट बताना है। तो दिस इज, ये जो मैंने कैलकुलेट किया ना, ब्रेकिंग पॉइंट्स कैलकुलेट किया। अभी आपको हॉक ने, ग्लेम ने, वायले ने इसको निकालने का एक फॉर्मूला दे दिया। बेटे फॉर्मूला नहीं है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ रहा है। आपको बस ये ध्यान रखना है, जो लॉजिक है कि 15 से 25 के क्लास इंटरवल पे अगर इक्विटी रहती है 15 लाख से 25 लाख, तो कॉस्ट विल बी 12%। आप बताओ आप लोअर लोगे या हायर लोगे? बेटे आप 25 लाख तक भी लोगे तो आपको 12% की कॉस्ट ही पड़ेगी। तो बट नेचुरल है, मैं अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहता हूं, तो मैं हायर इंटरवल लूंगा। अब हायर अगर लिया तो बताइए 25 लिया, 25 लाख, तो मैं कह रहा हूं जी 25 लाख अगर मैंने इक्विटी लिया तो ये कितने परसेंट होगा पूरे कैपिटल का? 50%, बिकॉज मेरे को वो रेशियो मेंटेन करनी है 5:2:3 वाली। तो अगर 1 हुआ तो फिर कितना होगा जी? 25 इंटू 1 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू 50 लैक्स। एक नेक्स्ट ब्रेकिंग पॉइंट आ गया 50 का। बेटे ये मैं ब्रेकिंग पॉइंट्स निकाल रहा हूं, इसमें इक्विटी, इसमें प्रेफर्ड स्टॉक, इसमें डेट। बेटे 50% है तो 25 आ गया, 20% है तो 10 आ गया, 30% है तो 30, 15 आ गया। कुछ मुश्किल है ही नहीं। अगर अभी तक भी समझ नहीं आया तो मुंह छोटा मत करना, आप भूपेश आनंद समझाएगा। आप एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देखो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा से देखते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं है। ये लो क्वेश्चन दोबारा खोल दिया। अ कंपनी इज प्लानिंग टू इशू रेज इक्विटी। ये वैसे मैंने जूस नोट्स ही निकाले हुए, आपने जूस नोट्स में क्वेश्चन दिया भी हुआ है।
equity, preference and debt in the following proportions: equity 50%, preference 20%, debt 30%. The cost of three sources of finance for different level of usage has been is this. ये आपको उन्होंने अलग अलग इंटरवल की कॉस्ट दे दी है बेटे, इसी को तो बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, कि हर इंटरवल की सेपरेट कॉस्ट है। इक्विटी को पहले अगर डिस्कस करें तो अगर 0 to 15 आप रेज करते हैं तो आपकी कॉस्ट होगी 16%, 15 to 25 करते हैं तो आपकी कॉस्ट होगी 17%, 25 एंड अबव करते हैं तो आपकी कॉस्ट होगी 18%। बट अगर इक्विटी 15 होगा, अब ये पता चल गया ना, हायर इंटरवल लेंगे तभी मेरी कॉस्ट मिनिमाइज होगी। तो अगर मैं 15 लेता हूं तो 15 लाख तो इक्विटी का है और इक्विटी 50% है, तो टोटल कितना हुआ 30 लाख। इसी तरह से नेक्स्ट हायर इंटरवल 25 लाख है, ब्रेकिंग पॉइंट्स निकाल रहे हैं। 25 लाख अगर इक्विटी का है और इक्विटी 50% है तो टोटल कितना है 50 लाख। इट मींस नेक्स्ट ब्रेकिंग पॉइंट इज 50 लाख। और थर्ड तो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि एंड अबव है, अबव तो इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटी का कोई भी हम ब्रेकिंग पॉइंट्स नहीं निकालेंगे। अब मैं आ गया जी प्रेफरेंस शेयर्स में, सुनना जरा दोबारा, अगर अभी तक क्लियर नहीं हो तो प्रेफरेंस शेयर्स में फिर समझ आ जाएगा अगर ध्यान से बैठे तो। प्रेफरेंस शेयर्स का रेशो होना चाहिए 20% वेट प्रोपोर्शन, और प्रेफरेंस शेयर्स की दो क्लास इंटरवल्स दिए 0 to 3। इट मींस इफ यू रेज preferred stock from $0 to $3 million, the cost will be 14%. And if you raise from 3 to above, उसकी कोई लिमिट नहीं है, the cost will be 15%. It means if I want to minimize तो मैं हायर इंटरवल पकड़ूंगा। हायर इंटरवल है 3, बट बेटा ये 3 कब है, आप ये बताइए 3 कब है। ये 3 अगर प्रेफर्ड स्टॉक है तो रेशो तो 0.2 की है, क्योंकि प्रेफर्ड स्टॉक इज 20% ऑफ टोटल कैपिटल। तो आप ये बताएं सर कि अगर मैं इसको ऐसे कैलकुलेट करूं तो 1 के लिए कितना होगा, तो 3 into 1 upon 0.2, जरा चेक कर लेते हैं जी। 3 डिवाइडेड बाय 0.2, ये आ गया जी 15। इट मींस अगर टोटल कैपिटल 15 लाख होगा तो उसका 20% आएगा 3 लाख प्रेफर्ड स्टॉक। तो ब्रेकिंग पॉइंट्स को कैलकुलेट करने का मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, फॉर्मूला रट के पागल मत बनो। लॉजिक है कि भाई ये इतने लेवल तक का है, मुझे कॉस्ट मिनिमाइज करनी है तो हायर इंटरवल लेना है। अगर हायर लिया तो इसकी रेशो इतनी है तो टोटल कितनी होगी। अब आप आ जाइए डेट के केस में, क्योंकि अबव में तो कुछ करेंगे नहीं, डेट में आ जाइए 0 to 20। इफ आई वांट टू मिनिमाइज माय कॉस्ट आई विल रेज अप टू 20। मुझे फंड्स बहुत सारे चाहिए तो मैं 20 पे गया, ठीक है। तो 20 पे 8% है तो 20 का निकाल लीजिए, 20 इज द हायर अपॉन 0.3, क्योंकि 20 डेट है तो ये 30% है, एक है तो कितना होगा, तो 1 into 20, 20 डिवाइडेड बाय 0.3, दैट कम्स टू 66.67। इट मीन्स अगर टोटल कैपिटल का ब्रेकिंग हम 66.67 रखें तो उसमें इक्विटी 50% होगी, प्रेफर्ड स्टॉक 20% होगा और डेट 20 लाख होंगे या 20 मिलियंस होंगे। अब आप आराम से देखिए, मैं अब आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं। आपने यहां पर क्या क्या कैलकुलेट किया, ये देखिए मैंने निकाल के भी दिखाया है। ब्रेकिंग पॉइंट्स 15 अपॉन 0.5 30, फिर 50 अबो वाले का निकालेंगे नहीं, फिर 15 और फिर 66.67। मुश्किल कुछ है ही नहीं यार, आपके पास ब्रेकिंग पॉइंट्स आ गए फिर तो कोई मुश्किल है ही नहीं। और ब्रेकिंग पॉइंट्स निकालने का लॉजिक मैंने आपको बता दिया। अब आगे क्या करना है सुनना, ये 30 है, ये 50 है, 15 है, ये 16 है। मुझे अब इसके क्लास इंटरवल्स देखने हैं टोटल कैपिटल के। तो सबसे पहला बनेगा रेंज ऑफ टोटल न्यू फाइनेंसिंग 0 to 30, 30 to 50, 50 एंड अबव। ये आ गया जी इक्विटी के लिए। 0 to 15, 15 एंड अबव, ये आ गया जी प्रेफरेंस के लिए। 0 to 66.66 एंड 67 एंड अबव, दिस इज फॉर बॉन्ड। ये मेरे पास 3 रेंजेस आ गई। अब मैं इन रेंजेस में सबसे पहले 0 to 15 लूंगा, वो मैंने नीचे कर दिया। बड़ी मेहनत की है बेटे, आप तो सोच भी नहीं सकते मैं क्या बताऊं आपको।
सुनना जरा, ये देखो, ये मैंने 0 to 15 लिया, फिर 15 to 30 लिया, उसी को बेसिस पे करके देखो ना। ये जो आपने अभी कैलकुलेट किया ना, ये नहीं किया, इसमें आप इसमें तो देखो कि 0 to 15 पहला लेना चाहिए, क्योंकि उसी में सब सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट क्लास इंटरवल ही हो गया। अच्छा 15 तक तो आ गया, 0 to 30 है, तो 15 से 30 यहाँ पर आ गया, 30 से 50 यहाँ हो गया, 50 से 66.67 यहाँ आ गया। तो मैंने उसी को लिखा है, और क्या बहुत बड़ा काम थोड़ी किया है, मुश्किल का काम हो चुका है, आपको वो बात समझ आ चुकी है। आप बस अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए। मैंने आपके सामने 4 इंटरवल्स रख दिए, ये टोटल कैपिटल है 30 to 50, 50 to 66.67 एंड 66.67 एंड अबव। अब चेक करिए जी, इस 0 to 15 में इक्विटी 50% होनी चाहिए, प्रेफरेंस 20% होना चाहिए, डेट दिस होना चाहिए। उसका रेट देखो आप, 15% का रेट है, और 16%, 14%, 8%, ऊपर से देख लीजिए, ये देखिए आराम से, कुछ मुश्किल नहीं। अगर इक्विटी 0 to 15 रहेगी तो उसकी कॉस्ट 16% रहेगी, और वो प्रेफरेंस की 14% रहेगी, उसकी 8% रहेगी। यही है 16, 14 एंड 8। तो इसको मैंने निकाल लिया जी 13.20। सो दिस विल बी मार्जिनल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ माय टोटल फंड्स रेज्ड आर 15 lakhs। अगर मैंने 15 लाख नए फंड्स, नई पोर्टली इशू की, जिसमें इक्विटी 50% है, प्रेफर्ड स्टॉक 20% है, डेट 30% है, तो उस पूरी पोर्टली 15 लाख की जो मार्जिनल कॉस्ट आएगी, जो न्यू कॉस्ट होगी, वो होगी बेटे 13.20%। अब मैं आगे चला, अगर आपको फंड्स थोड़े से और चाहिए, 30 लाख तक चाहिए, तो मैं 15 से 30 वाली स्लैब में आ गया। अब बेटे जैसे ही 15 से 30 वाली स्लैब में आएंगे, आपकी कॉस्ट, कंपोनेंट कॉस्ट बढ़ गई है। तो आप चेक करिए रेशो हुई है अब 16, 15 एंड 8, 50%। अभी भी देखो तो ये 15 लाख आता है बेटे, और पहले 15 तक तो 16 ही लाख है, 16% है, तो कॉस्ट आ गई 13.40। एक बच्चा कह रहा है ये क्वेश्चन आएगा नहीं, मत कर। बेटे कंसेप्ट लॉजिकली समझना तो जरूरी है यार, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, व्हाई इट इज नेम्ड एज स्टेप वाइज कॉस्ट, व्हाई इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेंजेस, व्हाई इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्लास इंटरवल्स। तो 15 से 30 तक ये कॉस्ट आएगी, 30 से 50 तक फिर ये आएगी। तो इसका मतलब आप एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, and on the basis of that you can give a recommendation to the management that if our new funds are up to 15 lakhs then we have to incur this much of cost. If our new funds are from 15 to 30 lakhs it means up to 30, so up to 15 ये लगेगी, 15 से 30 ये लगेगी, उसका एवरेज निकाल सकते हैं। और उसके बाद कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट रिटर्न कितना है, ROI, and then you can compare with marginal weighted average cost. It means existing weighted average cost का कोई रेलेवेंस नहीं है। वो तो भले ज़माने की थी ना यार, पुराने ज़माने की थी, लकड़ी काटने वाले के ज़माने की थी। आपने तो लकड़ी काटने वाले के बेटे के ज़माने की बातें करनी है अब। तो आई थिंक ये थोड़ा सा आपको समझ आ रहा है। बेटे वैसे ईमानदारी से बताऊँ तो मैंने ना बड़ी मेहनत करके आपके लिए हैंड रिटन स्लाइड्स भी बनाई हैं, एक बार आप नज़र मार लीजिए, अगर आपको ठीक लगती हैं तो आप बना सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द कॉस्ट फॉर न्यू कैपिटल फॉर एनी फ्यूचर फाइनेंसिंग टू बी यूज्ड फॉर न्यू प्रोजेक्ट। देखिए जान के मैं न्यू वर्ड यूज कर रहा हूँ। वैक में मैंने न्यू यूज नहीं किया, मार्जिनल यूज नहीं किया। वैक इज द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल विच इज इररेलेवेंट फॉर टेकिंग डिसीजंस इन केस ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स। If ROI of the new project is more than marginal cost of capital, it is again for the new. Management accountant should not accept the new project because अच्छा should accept, should होना चाहिए बेटा, should नहीं, should होना चाहिए बेटा, not तो नहीं, रिटर्न तो ज़्यादा ही है, कॉस्ट कम है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शेड्यूल्स।
शेड्यूल्स का मतलब क्लास इंटरवल्स जो मैंने अभी बताए, एंड प्रिपेयर ग्राफ। बेटे मैंने बड़ी मेहनत की और ग्राफ भी बनाया, इस तरह से आएगा, अभी दिखाया भी मैंने आपको ग्राफ। एक्स एक्सिस में हमने ले लिया न्यू कैपिटल, वाई एक्सिस में ले लिया मार्जिनल कॉस्ट। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, जय माता दी करदा जा, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, योर मार्जिनल कॉस्ट विल इंक्रीज। सो दैट इज द रीजन, यू नो। फॉलोइंग आर द स्टेप्स। अब बेटे स्टेप्स की क्या जरूरत रहेगी, मैंने तो वैसे ही बता दिया है। पहले वेट्स निकाल लो, फिर न्यू कॉस्ट निकाल लो, फिर ब्रेकिंग पॉइंट से वो कैलकुलेट कर लो। अब उन्होंने क्या किया, स्टेप्स बना तो दिए, आपको स्टेप्स की कोई जरूरत ही नहीं है, मैंने लिख दिया वैसे हॉक से देखकर, वाले से देखकर। फाइंड आउट द वेट्स, फाइंड आउट द इंडिविजुअल कंपोनेंट कॉस्ट, और थर्ड है ब्रेकिंग पॉइंट्स, जिसको समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन लिया कि आपको लॉजिकली बताऊं कि हायर क्लास इंटरवल क्यों ले रहे हैं। ठीक है जी, इसका इन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया। करना ही नहीं है यार, कुछ नहीं करना, करना ही नहीं है। आप पता क्या करो, इसकी जगह लिख लो हायर क्लास इंटरवल अपॉन द वेट ऑफ दैट कंपोनेंट, of that component, higher class interval of that component upon weight of that component। आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं। मुझे लगता है कि शायद मेरा आज का लेक्चर आपकी नॉलेज की वैल्यू एडिशन करेगा। बेटे अभी हम प्रैक्टिस तो करेंगे ही, लेकिन यकीन मानिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना। आप मेरी बात को मानेंगे, मुझे मालूम है। बी हैप्पी, बी जॉली।